अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिफ्ताही स्टूडियो में आप सबका इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब का नया चैनल है अल मिफ्ताही ऑफिशियल। इस पर हमारी एक नई सीरीज यार गार से करबला तक भी चल रही है, जिसका पहला एपिसोड अपलोड हो चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड होगा। लेकिन साथ साथ इस चैनल पर हमने एक पॉडकास्ट का भी सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी या समाजी कारकुन या जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, जिन्होंने बड़े नुमाया काम किए समाज में, उनको लाकर उनका इंटरव्यू करने वाले हैं और उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाले हैं जिनसे नाजरीन का फायदा हो, ऑडियंस का फायदा हो। ऐसी ही एक बहुत बड़े मेहमान, हमारे करीबी, हमारे दोस्त, हमारे मोहसिन जनाब एडवोकेट सरफराज सैयद साहब, जो कि सातारा कोर्ट में, सातारा जिले के सारे कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो फैमिली एडवोकेट भी है और क्रिमिनल एडवोकेट भी है। यानी दोनों ये लड़ते हैं, तो दोनों केसेस लड़ते हैं मतलब। तो मिफ्ताही स्टूडियो में जनाब एडवोकेट सरफराज सैयद साहब का हम इस्तकबाल करते हैं और उनसे मुखातब होते हैं और उनसे कुछ ऐसे सवालात करते हैं जिससे हमको बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह फायदा होगा, ऐसी उम्मीद है। और हमारे दोस्त भी है तो थोड़ी बेतकल्लुफी भी होगी और बेतकल्लुफी वाले सवालात भी होंगे। ठीक है, तो मैं जनाब एडवोकेट सरफराज साहब का इस्तकबाल करता हूँ मिफ्ताही स्टूडियो में कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए और थोड़ा सा अपना कीमती वक्त हमको दिया, हमारे नाज़रीन को दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सरफराज साहब? जी बढ़िया, दुआ है आपकी। आपका पूरा नाम एडवोकेट सरफराज सैयद है? हाँ, सरफराज। वालिद का नाम? शफी। अच्छा, माशाअल्लाह। आप रहने को सातारा में हैं? हाँ, अभी सातारा में है। महाराष्ट्र में एक शहर है सातारा, बड़ा मशहूर शहर है। वहां पर वो गांव है वकील साहब का, तो वहां पर रहते हैं। वही के पूरे सातारा जिले के कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं जी। तो वकील साहब, आप क्रिमिनल वकील है या फैमिली के मैटर्स जो होते हैं उसके वकील हैं? दोनों लाइन से भी काम कर रहे हैं इस वक्त में। एक्सपर्ट काय में आप? हाँ, फैमिली मैटर तो ज्यादा है। अच्छा, फैमिली मैटर ज्यादा है जी। मतलब जो खानदान में जो तलाक, खुला, डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस, आपस में मियाँ बीबी के झगड़े, अच्छा, इस टाइप के। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मतलब ये ज्यादा आपको निकाह में ज्यादा बुलाया जाता है कि तलाक के वक्त ज्यादा बुलाया जाता है? ज्यादा करके तो झगड़ों ही में हमारा इस्तेमाल है। अच्छा, निकाह में कम, बाकी निकाह के बाद के मसाइल में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, लेकिन ये है कि वकील साहब जो पूना में आए तो हमारे बेटे की निकाह में आए, हमने निकाह में ही बुलाए हो। तो ज्यादा निकाह से ज्यादा आपको तलाक के वक्त बुलाया गया? हाँ, मतलब डिस्प्यूट के मौके पे ज्यादा। अच्छा, वकील साहब एक बात बताइए कि आजकल आपको, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है समाज में? मतलब निकाह ज्यादा हो रहे हैं या तलाक ज्यादा हो रहे हैं? यानी निकाह तो हो रहे हैं लेकिन वो टिक नहीं पा रहे। वो आगे कुछ महीनों के अंदर, सालों के अंदर टूटने के ज्यादा वाकयात इस टाइम सामने हैं। ऐसे ये काफी मतलब ये इस जमाने में ज्यादा हो। हाँ, जैसे 20-50 साल पहले चले जाओ तो जी जी बिल्कुल ये चीजें नहीं थी, नहीं ज्यादा नहीं थी। इल्ला माशाल्लाह कहीं एक आध दो किसा। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है, इस बात को हम भी मानते हैं कि रिश्ते बहुत कमजोर हो गए हैं अभी। जी जी, है ना? तो मुझे एक बात बताइए कि हमने तो सुना है कि महीने महीने भर की तलाक हो जाती है जी। 2 महीने में, 6 महीने में तलाकें हो रही है। आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कम, सबसे कम अरसे में, यानी निकाह और तलाक के बीच में सबसे कम गैप कितने दिन का, कितने महीने का, कितने साल का आपके सामने आया जो सबसे कम था? हाँ, मेरे पास एक मैटर ऐसा था कि शादी के अगले दिन ही वो तलाक तक के बात पहुंच गई। 24 घंटे में? 24 घंटे भी नहीं हो पाए थे। दुल्हन पहुंची और उसके अगले दिन वलीमा था। वलीमे से पहले ही वो रिश्ता खत्म के कगार पे पहुंच गया। मुख्तसर में बताएंगे कि एक्चुअल वजह क्या थी, मतलब क्या रीजन था? उसकी वजह ये थी कि जो लड़के की जानिब के लोग थे और लड़की के जानिब के जो लोग थे, ये दोनों आपस में
अपने ईगो को लेके टकरा रहे थे, और वो टकराने के नतीजे ऐसे हुए कि उनको अपनी बेटी वापस लेकर जाना पड़ा, और शादी के अगले दिन ही तलाक, वलीमे से पहले तलाक। वलीमे से पहले तलाक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये बहुत बड़ी यानी एक हमारे समाज की समझो एक कमजोरी हो गई। सही, रिश्तों को कितना हल्के में ले लिया गया जी कि इतनी जल्दी तलाकें आजकल हो रही है। तो मुझे एक बात बताइए, ज्यादा करके मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि तलाक के वक्त जो है ना, तलाक की जो वजह है वो इंसान का ईगो आना ज्यादा आड़ आ जाती है ना? सही है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, जैसे आप तो बहुत फैमिली मैटर्स आपने देखे हैं, बहुत सारी तलाकें आपके सामने हुई है, आपने भी कराई होगी, तो इसमें मियाँ बीवी का दोनों का रोल ज्यादा होता है या थर्ड पार्टी का, मतलब सास ससुर देवरानी जिठानी ये वगैरह वगैरह? नहीं, अगर इसको तजुर्बे से देखा जाए तो थर्ड पार्टी के जो होते हैं वही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं इनके रिश्ते में। जैसे ये अपने शादी के बाद ये आपस में इनकी जिंदगी जीने नहीं देते इनको, उनके हिसाब से बहुत सारे इनके इंटरफेयर्स रंस होते हैं जो इनके रिश्ते को टिकने नहीं देते। आपके कहने का मतलब ये है कि मियाँ बीवी से ज्यादा दूसरे थर्ड पार्टी, मतलब चाहे वो सास ससुर हो, भाई बहन हो, देवरानी जिठानी, इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने की वजह से तलाक की नौबत आ जाती है। हाँ, मतलब ये इनके ज्यादा इन्वॉल्व होने से इनका रिश्ता टूटने तक पहुंच जाता है। मतलब ये अपने मर्जी को इन पे लाद देते हैं, और वो पूरा करवाने के चक्कर में कई क्रैशेस आपस के रिश्ते में हो जाते हैं। अच्छा, अगर मियाँ बीवी को दोनों को अगर छोड़ दिया जाए उनके ऊपर, हाँ, तो सुलह कराना ज्यादा आसान हो जाता है। बहुत आसान होता है, क्योंकि जो शादी का मामला है वो टूटना किसी सूरत में मुनासिब नहीं। कानून भी या जो जजेस भी इस वक्त ऐसे मैटर के लिए मुतय्यन होते हैं, वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि इनकी सुलह हो जाए, पूरी समझा करके और उनको थोड़ा सा टाइम दे करके। तो उनके ये कोशिश से देखने में आया बहुत सारे मैटर ऐसे सुलझ भी जाते हैं। देखिए, वकील साहब के बताने का मकसद ये है कि अगर मियाँ बीवी के अगर झगड़े हो भी जाते हैं या कुछ ना इत्तेफाकी भी हो जाती है, तो अगर उनको आपस में ही अगर मौका दे दिया जाए या फिर दोनों ही अगर इसको सुलझाने की कोशिश करें, तो जल्दी मामला सुलझ जाता है। लेकिन किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो भाई बहन हो, देवर जिठानी ननंद वगैरह घर के, उन्होंने अगर उस रिश्ते के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट बताए या फिर किसी भी बात को अपने ईगो पर ले लिया, तो फिर वो मामला सुलझना मुश्किल हो जाता है। यही बात है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये लोग इन्वॉल्वमेंट ना ले ज्यादा या उनको उनके हाल पे छोड़ दे, तो तलाक की शरह कम हो सकती है। हाँ, काफी हद तक के कम हो सकती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल ये है कि तो चलो, तलाक तो बहुत बुरी चीज है, यानी अल्लाह के जायज चीजों में सबसे बुरी चीज और अल्लाह को गजबनाक करने वाली चीज तलाक है। सही है। लेकिन कभी कभी वो जरूरी भी हो जाता है, तो उसके लिए वो रखा हुआ भी है। सही है। लेकिन एक चीज बड़ी ये करने वाली होती है, यानी दुख होता है वकील साहब, आपको भी होता होगा कि चलो मियाँ बीवी बच्चा नहीं है कोई, तो ठीक है, चलो वो हो भी जाता। सही। लेकिन अगर बच्चा है या बच्चे हैं, लड़का है लड़की है या फिर दो बच्चे हैं, उसका उनका जो डिस्प्यूट होता है जी, वो बड़ा इमोशनल होता है। अगर वो आपको आपके आया ऐसा कोई केस? नहीं, ऐसे बहुत सारे चीजों में हम देखते हैं कि लड़की अलग हो जाए, लड़का अलग हो जाए, उनके अपने रिश्ते वो देख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं फिर वो महरूम हो जाते हैं अपने सगे माँ बाप की मोहब्बत से, और उनको बहुत सारा उनके जिंदगी के अंदर अजियत और तकलीफों को बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ, इनके आपस में जुदा होने की वजह से ये चीज बहुत ज्यादा है। माँ को ही क्यों कस्टडी मिलती है बच्चे की? अक्सर ये देखा गया है कि माँ को ही कस्टडी। असल में उसके गार्डियन के अंदर उसकी माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है। इसको जैसे हदीस में भी वाजे किया गया कि माँ
का बच्चे का मकतब माँ की गोद है, तो माँ ही उसको तरबियत शुरुआती दौर में ज्यादा जरूरत है माँ की, और बगैर बच्चा माँ के पनप नहीं सकता, रह नहीं सकता। इसके लिए कुछ हद तक ऐसा है कानून कि बच्चे की कस्टडी माँ की तरफ ही होना चाहिए, जैसे अच्छा। 12 साल तक के। एक ऑब्जर्वेशन मेरा है इस मामले में, जी आपका तो हुआ ही होगा। ये एक जमाने पहले की बात मुझे लगती है, मतलब आज भी है वो चीज, लेकिन जज्बात खत्म नहीं होते कभी भी। जी लेकिन मैक्सिमम अभी देखना, पहले ऐसा था कि बच्चे माँ के जिम्मे आते थे, माँ बड़ी खुशी खुशी उसको ले लेती थी। बहुत सारे केसेस ऐसे अभी आ रहे हैं सामने जी आज के जमाने के हिसाब से, कि माँ खुद चाहती है कि बच्चे बाप के पास जाए या बाप के पास छोड़ के चली जाती है। बहुत सारे अभी ऐसे भी मामले के शादीशुदा होने के बाद औरत बाल बच्चों को छोड़कर अपने लवर के साथ या अपने आशिक के साथ भाग रही है, या तलाक होने के बाद अपने बच्चों को शौहर के हवाले कर दी थी कि तुम संभालो इसको, मैं कहा क्या क्या करूं। ऐसा ये देखने में आ रहा है आपके? हाँ, ये चीजें तो हो रही है जो फ्रीडम के नाम पे बहुत ज्यादा जो सहूलतें दी जा रही है मस्तूरात को, तो वो मुसीबत खड़ी कर रही है। असल में ये चीज है, और ये आप देखें इसको बारीकी से, तो मोबाइल इसकी जड़ है। तो मोबाइल जहां है तो वहां ये सारे मसाइल, फिर वो मैसेजेस देखे गए, फिर कुछ किसने उनके चैटिंग को देख लिया, फिर वो भले हो नहीं हो वो आगे की चीज, लेकिन शुरुआत तो हो गई, शक पैदा हो गया, और उसका आगे जाके इब्तदा इंतहा तलाक में हो गई। अच्छा, ये एक चीज और है, आज के जमाने में रिसर्च भी सामने आई है कि आजकल मैरिटल अफेयर बहुत हो रहे हैं। हाँ, तो ये मैरिटल अफेयर की वजह से भी तलाक है आजकल। नहीं, ये भी चीज को इनकार नहीं कर सकते। असल में क्या हो रहा है कि आदमी इस वक्त मौके पे पैसा कमाने पे इतनी तवज्जो दे रहा है कि वो अपने बीवी और बच्चों को वक्त ही नहीं दे पा रहा, और वो वजह से अगर थोड़ा सा खला है, गैप है, तो उस गैप में कोई आ गया तो फिर वो अफेयर्स हो जा रहे हैं ज्यादा। अच्छा, ये जैसे एक क्रिमिनल कोर्ट रहता है, जी ऐसे एक फैमिली कोर्ट भी रहता है। जी, आपको भीड़ ज्यादा कहाँ नजर आती है आजकल? जाहिर बात है फैमिली कोर्ट ही में ज्यादा भीड़ है। अच्छा, फैमिली कोर्ट में ही ज्यादा, हाँ, यानी फैमिली मैटर ज्यादा। फैमिली मैटर ज्यादा है, और औरतों का बाज ऐसे मिजाज हो गया है कि वो बिल्कुल बंद सवर के कोर्ट में खुद को पेश करती है, और वो बिल्कुल ये नहीं सोचती कि शौहर के साथ अपने को आगे चलना है और कंटिन्यू करना है। ये नहीं ख्याल रहता, उसका ख्याल रहता है चलो अब इससे पैसा ही वसूलना है। वो शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ाना नहीं चाहती, वो बस उससे खर्च लेकर अपना गुजारा करना चाहती है। एक वक्त था वकील साहब के बीवी या शौहर से डरती थी। जी, आजकल आपको नहीं लगता अभी शौहर डर रहे हैं? हाँ, कानून भी कुछ ऐसे बने हुए हैं जो प्राइमा फेसी मस्तूरात के लिए, औरतों के लिए बने हैं। वो वो कानून का बहुत सारी औरतें जो है मिसयूज भी कर रही है। इसके लिए आदमी बेचारा फिर डर जाता है और सहम जाता है वो, कि मैं प्रोसेस में लग जाऊं तो मैं काफी हद तक के बर्बाद हो जाऊंगा। तो वो थोड़ा डर तो है इस वक्त में। आजकल ये भी बहुत सारी लड़कियों ने, खास करके जो मॉडर्न टाइप की भी बोलो चलेगा, या जिनको थोड़ी सी कानून की मालूमात है, आजकल वो एक थोड़ा सा ये बना लिया उन्होंने, अपना एक प्रोफेशन बना लिया है कि वो किसी मालदार को पकड़ती है, उनके साथ शादी कर, हाँ, ऐसे भी फिर वाकई। चंद महीने रहने के बाद फिर केस कर देती है, फिर वो एलिमनी का जो पैसा है लाखों में फिर मिलता है सामने वाले की इस्तेदाद के हिसाब से। जी जी, ये भी एक चल रहा है ना वकील साहब ऐसा? हाँ, ऐसा तो चल रहा है। कुछ मसले मसाइल इस तरीके से हो रहे हैं कि बस शादी करते ही इसलिए है कि इसको तोड़कर सामने वाले से वसूला जाए, ऐसे। यानी वो माइंड जो उनका होता है वो उस बंदे को देख कर नहीं रहता, उसकी प्रॉपर्टी को देख के रहता। हाँ, तो फिर वो ये ख्याल करते हैं कि चलो टूट गया कोई हरज नहीं, प्रॉपर्टी तो काफी हद तक मिल जाएंगी। कुल मिला के आपको क्या लगता है आज के जमाने में मर्द मजलूम है या औरत? कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसमें बेशक मर्द मजलूम है, और कुछ मसाइल ऐसे भी है जिसमें औरतें ज्यादा है। ज्यादा अगर देखा जाए तो औरतों को ही इसमें
काउंट किया जाएगा, क्योंकि क्या है, वो मजबूर रहती है। यानी अब हर औरत ऐसी एडवांस नहीं है, ऐसी बदअखलाक नहीं है। बहुत सारी ऐसी भी रहती है जो बहुत मजलूम रहती है, बिल्कुल वो शोहर के मर्जी से रहने की कोशिश करती है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा उस पर जुल्म ढाता है क्योंकि वो कमजोर होती है ऐसे। अच्छा, तलाक के मसाइल के अंदर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है या तजुर्बा है कि पढ़ी लिखी लड़कियों की तलाकें ज्यादा होती है या अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी? जैसा नहीं, कम पढ़ी लिखी तो ज्यादा उलझती नहीं है वो। अगर कुछ मतलब ज्यादती हो भी जाए तो वो बर्दाश्त कर लेती है, और फिर वो अल्लाह से तवज्जो रहती है उसकी, वो दुआओं में रहती है, अपने शोहर को वो ले लेती है अपने फेवर में कुछ वक्फे के बाद। लेकिन जो ज्यादा पढ़ी लिखी है या कहीं जॉब करती है, तो वो खुद अपने पैरों पे खड़ी है और कमा रही है, तो फिर वो जरा मुकाबला ज्यादा करती है शोहर का। अच्छा, आजकल लव मैरिज और अरेंज मैरिज ये दो चीजें आ गई हैं, तो आपको क्या लगता है इस वक्त लव मैरिज ज्यादा नफा बख्श है या अरेंज मैरिज? नहीं, ये जो आपने अभी गुज़िश्ता वक्त में सवाल पूछा ना कि जो अफेयर ज्यादा हो रहे, तो इस पे मेरा मानना ऐसा है कि देखो, जो लॉ के चक्कर में है, मोहब्बत के चक्कर में, वो अपने 20-25 साल माँ बाप के संभालने को भुला देते हैं। तो वो पसंद आ गया, उसके साथ हो लिए, फिर ये है कि शादी हो गई और कोई पसंद आ गया, फिर उसकी तरफ माइल हो गए। तो ये ज्यादा लव मैरिज नुकसानदेह है। अपने माँ बाप के मशवरे से लड़के की सारी नौयत को देखकर जो अरेंज हो रहा है वो खैर वाला है, ऐसा मैं मानूंगा। अच्छा अच्छा, वकील साहब, वकीलों के ताल्लुक से अक्सर ये बोला जाता है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ के बगैर, झूठ पर ही इनकी रोजी रोटी है और झूठ से ही इनका कारोबार चलता है, इनका घर चलता है। तो ये बात सही है? नहीं, सही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि असल में ये है कि वकील एक ऐसा बंदा है, अगर वो सही तरीके से काम करे तो वो झूठ के दलदल में से सच्चाई को निकाल लेगा, बिल्कुल सफाई के थोड़ी साथ। देर के लिए आप ऐसा समझो आपको कि आप वकील नहीं हैं, जी। अब बोलिए, क्या वकील झूठ बोलते हैं? नहीं, वकील के झूठ बोलने का तो देखिए, कुछ मसाइल ऐसे हैं या कुछ मैटर्स ऐसे हैं कि जहां पे उसको स्टोरी बना करके वकील पेश करते हैं। कुछ मसले हैं ऐसे। देखो, नाजरीन भी जो है माशाल्लाह बहुत तजुर्बेकार, जी जी, मसला नहीं है। बिल्कुल। आप वकील के पास जाओ, एक एक केस लेकर, जी एक केस लेकर जाओ छोटा सा, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो गया, जी या मैंने उसको मारा या उसने मुझे मारा, जी, तो वकील उसको ये मशवरा देते हैं कि ऐसे केस नहीं होगा, उसके पास उसके ऊपर 4-5 कलम और लगाना पड़ेंगे कि वो तुझे सिर्फ मारा नहीं, तुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, उसके पास हथियार था, उसके पास बंदूक थी, उसके पास बम था, ये सब डालना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये हकीकत है वकील। नहीं, ये चीज को इनकार नहीं कर रहे। टेक्निकल कुछ चीजों को वो इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं कि मैटर स्ट्रांग हो जाए, इसके लिए। ये तो झूठ ही हुआ ना। हाँ, ये झूठ है, लेकिन ये हर वकील करता है ये नहीं। अब जैसे कोई बंदा वाकई इन हालात में है कि मारा गया, जैसे एक बंदा, एक मैटर था मेरे पास कि वो जेल में था और उसको जो पीठ पर वार किया गया था, 35-37 टाके आ चुके थे। नहीं, मैं और वो चिल्ला के कह रहा था, कोई मान नहीं रहा। रियल है ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो रियल है वो रियल है जी, वो उसका नहीं मसला, लेकिन ये बात हकीकत है कि नहीं, कि एक छोटा सा मामला लेकर वकील के पास आया और कहा कि मुझे फलाने ने 4 थप्पड़ मारे, जी, मेरी बेइज्जती हुई और मुझे इस पर केस करना है, तो वकील उसको ये मशवरा देता है कि ऐसे केस नहीं होता, इसके ऊपर 4-5 इल्जाम और लगाना पड़ेंगे तब जाकर केस होता। नहीं, अब वो चीज जो आप कह रहे कि कोई वकील के पास गया, तो वो बंदा भी इसी नीयत से जाता है या इसी वजह से जाता है कि हम फीस तो तभी देंगे जब सामने वाले को बहुत ज्यादा अजियतें पहुंचेंगी। अब वो वकील देखते अपना काम तो चलाना है, दुकान चलानी है। ये तो झूठी हो गया ना वकील जी, वो हर एक वकील करता है ये नहीं बोल सकते ना। कुछ वकील है ऐसे करते हैं जो बड़ा चढ़ा करके, और ऐसे भी वकील है जो पूरे नहीं, बिल्कुल नहीं।
ऐसे जहाँ सच्ची बोलिए वकील साहब, आप करते हैं? हमारे तो बिल्कुल आप क्रॉस चेकिंग कर ले, हम ऐसे मैटर है जहाँ पे लगता है कि ये जुल्म करके आया तो हम उसको बोल देते भाई माफ कर, किसी और वकील से करा ले, हमसे नहीं होगा ये। अच्छा। और दिखता है कि ये मजलूम है। अच्छा, एक बात आप बताइए मुझे, यानी वकील को भी मालूम है कि ये झूठ है, हाँ, वो तो फौरन समझ पुलिस का भी मालूम है कि ये झूठ है, जी यहाँ तक कि जज को भी मालूम रहता है कि ये झूठ है जी। है ना? तो एक झूठ का ही एक सिलसिला नहीं चलता है ये तीनों जगह पर, नहीं, असल में क्या है, ये चीजें और तो उसकी वजह से केस और लंबा हो जाता है, कई सालों नहीं, तक फैक्ट चेक में अभी रहता है। जो चीज है, जो सिस्टम इस टाइम काम कर रहा है, तो वो फौरन किसी चीज के ऊपर अभी समझ में आ रहा है। जैसे एक जज बैठे हुए, उनके सामने मैटर आया, तो मेरे ख्याल से वो फर्स्ट हियरिंग में ही समझ जाते होंगे कि कहाँ गड़बड़ है, वो समझते हैं। लेकिन कानून के दायरे में रह के वो चीज को करना कराना है, तो वो प्रोसेस का एक हिस्सा है। अब वहां क्या साबित होगा नहीं होगा, वो तो ट्रायल के बाद ही जज फैसला कर सकते हैं। अच्छा, अब वो उनके लगने पे या उनके समझने पे कानून नहीं चलेगा। चलो ठीक है, वकील ही है, बात घुमा देना जी वकीलों का काम ही रहता है। बात घुमा दी वकील साहब ने। अच्छा, एक बात बताइए, कोर्ट में ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है या घर में बीवी के सामने? नहीं, मेरा तो ऐसा मानना है कि झूठ भूलना ही नहीं है। आप अच्छा, कोर्ट में रहो या अपने घर में, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 1000 बोलने होंगे और सब मिला के टोटल झूठ ही होगा। इसके लिए झूठ नहीं बोले, सच्चाई में निजात है, ये तालीम दी गई, तो उसके ऊपर रहे तो काफी अच्छा। यानी ये जो हमारा पेशा है, दुनिया भी बना लेंगे और आखिरत भी इंशाल्लाह काफी अच्छी बन जाएगी। आपके जैसे ईमानदार, सच बोलने वाले या सच्चाई पर लड़ने वाले, आपको क्या लगता है कितने फीसद वकील ऐसे होंगे? मेरा हिसाब है काफी कम बचे होंगे, 5 से 7% होंगे सारे वकीलों मैं के। यही तो फिर बता रहा हूँ, 95% जो है सब झूठ का ही पुलिंदा है। हाँ, वो तो है ना? चल रहा है। अब वो सिस्टम के अंदर में जो चीज चल रही है, जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा, तो उसके लिए कानून क्या कह रहा है, उसको कितना पनिशमेंट होगा, ये चीज है। अब वो बंदा जाता है, नहीं वकील साहब ये हजारों की फीस ले लो, लेकिन उसको फंसा दो अच्छे से। अब वो जानता है एक तमाचे पे कितना सजा होगी, अब वो फिर वहां सजेशन देता है। अब तो ये बोल दे कि वो तेरे ऊपर उसने किसी हथियार से वार किया है, कोशिश किया है, अब वो सेक्शन हार्ड हो जाता है, उसको ज्यादा अजियतें होती है। तो ये लोगों की भी गलती है जो वकीलों को ये कराने के लिए आमादा करते हैं फीस के चक्कर में। अगर अदालत के अंदर कोई अलार्म होती, जी ऐसा कोई ऑटोमेटिक अलार्म या एआई जिसको बुरी है आज के जमाने में, कि झूठ बोलने पर बचता, जी, तो कितनी बार अक्सर बचता पूरा कोड अलार्म, अक्सर बचते रहता ऐसे। पूरा कोड अलार्म से गूंजी है ना? दोस्तों, वकील साहब चूंकि हमारे दोस्त है और फैमिली फ्रेंड जिसको कहा जाता है वैसे हैं, और बेतकल्लुफ भी है, इसलिए जरा खुल के सवाल करने में मजा आ रहा है। वरना इनकी जगह कोई दूसरा वकील होता तो शायद मैं तकल्लुफ से काम लेता, लेकिन हमारे चूंकि ताल्लुकात बहुत घरेलू है, इसलिए। वकील साहब, कभी ऐसा हुआ क्या कि घर में आप बहस कर रहे हैं और कभी घरवाली ने, भाभी ने आपसे कहा हो कि ये कोर्ट नहीं है? हाँ हाँ, हाँ, ये तो होता है कभी कभी भूला जाता है। अच्छा, आप अपने बच्चों को इसी शोबे में डालना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। जो मेरा मानना है कि वकीली अगर सही रुख से और सही तरीके से की जाए तो इसमें दुनिया आखिरत दोनों बन सकती है, अगर सही रुख से इसको अंजाम दिया जाए। तो इसी नजरिए से मैंने अपनी बच्ची को भी इसमें डाला हुआ हूँ, वकालत। अच्छा, आपकी बच्ची भी वकील बन रही है? जी, बस वो लास्ट ईयर में है, एक सेमेस्टर उसका बचा हुआ है, लर्न चाह तो वो भी मुकम्मल वकील हो जाए। लड़का भी बीए के बाद फर्स्ट ईयर में वकालत सीख रहा है इस वक्त में। चलिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और आप भी वकील हैं, आपके बच्चे भी वकील, और वकीलों की वाकई में ईमानदार वकीलों की जरूरत है जी। और बड़ा मसला होता है। अच्छा, ये उसमें होता ये है कि आप जैसे वकील जो थोड़ा सा कौम का दर्द रखने वाले हैं, लोगों का दर्द रखने वाले हैं, इंसानियत वाले हैं, जहाँ के
जहाँ केस नहीं देखा जाता बल्कि आदमी की कंडीशन और हालत देखी जाती है। मैं वकील साहब के साथ रहा भी हूँ, मैंने खुद देखा है कि वकील साहब ऐसे ऐसे केस लेते हैं कि जहां उनको फीस नहीं मिलती, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वकील साहब खुद जेब से निकाल के देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा कि एक केस में एक औरत के, वो हम जा रहे थे एक मर्तबा कोरेगांव, तो वहां से वकील साहब को फोन आया उनके क्लाइंट का कि वकील साहब मैं तो आ रही हूँ बोले कोर्ट में, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है भाड़े को या राशन को, ऐसा कुछ तो भी था। तो वकील साहब ने फिर अपने गूगल पे से उसको ट्रांसफर किए थे। तो मैंने कहा कौन है? तो बोले ये क्लाइंट है। बोला क्लाइंट से तो फीस ली जाती नहीं? बोले ये क्लाइंट ऐसा है कि इसको फीस दी जाती है। तो ऐसे भी बहुत सारे है कि अच्छे वकील होना बेहद जरूरी है आज के जमाने में। तो वकील साहब अपने बच्चों को भी वकील बना रहे हैं, खुद भी वकील है, और वकील साहब की जो जर्नी है वो माशाल्लाह ऐसी है कि वो खुद बहुत स्ट्रगल से गुजरे हैं। कभी कभी ऐसा होता था, वो खुद बताते हैं कि यानी हमारे घर में कभी कभी एक वक्त का खाना भी मयसर नहीं होता था, और बिल्कुल ऐसे टीन शेड में यानी पतरे के घर में वो रहते थे, और बहुत हालत खराब थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक मस्जिद का मैटर हो गया और वो जेल भी गए, और जेल जाकर फिर उन्होंने वकालत का, है ना, वकालत का इरादा किया। ये जेल गए और जेल से आने के बाद इरादा किया कि जो वहां हालत देखी कैदियों की, कि कोई यानी छोटी छोटी 500-1000 रुपए के लिए कई सालों से जेलों में पड़े हैं। तो उन्होंने इरादा किया कि मैं ही वकील बन जाता हूं और ऐसे लोगों के लिए केस मुफ्त में लड़ूंगा। वकील साहब ऐसा हुआ आपके, आप जब जेल से बाहर आए और फिर आपने अंदर के जो आपके जो जेल साथी थे, जी है ना, जेलजाद भाई जी, हाँ, तो उनको आपने निकाला? लगा एहसान है कि आने के बाद जो कोशिश करके जितने भी मैं लोगों को निकाल सकता था कैद खाने से निकाल चुका। 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी जमानत का जरिया मैं बना, और आज वो लोग काफी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं अपने फील्ड के अंदर, और बिल्कुल तवज्जो के साथ अपने कारोबार को वो भी अंजाम दे रहे हैं। ऐसे आपकी करियर में ऐसा कोई एक केस आया जो आपके बिल्कुल दिल को टच कर गया और आपने सोचा कि अच्छा हुआ मैं वकील बना? जी मुझे यानी प्राउड फील हुआ, आपको अच्छा लगा कि यार बहुत अच्छा हुआ मैं वकील बना, जी और वाकई में अल्लाह ने मेरे से काम लिया करके? ऐसा कोई केस है जो मुख्तसर में आप बता सकते हैं? एक ऐसे कई मसाइल है, लेकिन एक तवज्जो से ये कहना चाहूंगा कि एक यूपी के कुछ बंदे थे, वो जो अटके हुए थे, उनका जमानत का होना काफी मुश्किल था। जामिन उनको मिलने के लिए इलाके के अंदर कोई तैयार ही नहीं था, बहुत उलझन में थे वो, और ऑर्डर कुछ कोर्ट का ऐसा था कि उनके लिए लोकल श्योरिटी होना जरूरी था। तो फिर ऐसे मौके पे मैंने मदद किया, और फिर जब बंदा वो बाहर आया तो उसका लिबास और उसके पाबंदी को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये खिदमत अपने से ली, और ये खिदमत के लिए अपन जरिया बनने पर हाँ, प्राउड फील हुआ उस मौके पे। ऐसे बहुत सारे और भी मौके आए कि जहां मजलूमों के काम हो गए, फिर वो दुआओं से उन्होंने नवाजा, तब भी ऐसा फील होता है कि हकीकत में अल्लाह ने वकील इसीलिए बनाया कि मजलूमों के लिए। अच्छा, आपकी वकालत की जो जर्नी है उसके अंदर आपने जो केसेस जीते हैं जी उसका परसेंटेज क्या है, फीसद क्या है, मतलब जो आपने जीते? जी अभी तकरीबन मेरे पास जो मैटर है उससे ज्यादा मैटर्स को मैंने हल कर दिया। यानी लोगों को मैंने लटका के नहीं रखा प्रोसेस के अंदर, उनको इन्वॉल्व नहीं रखा, जितनी ज्यादा कोशिश करके उनको खलासी दिला दी इस मसलों से, मसाइल से, और उनके मसाइल पूरे मुकम्मल हो गए। अब बहुत सारों का हमने कोशिश करके आपस में समझौता भी करा दिया, तो वो समझौते की वजह से वो उसमें से निकल गए। ऐसे बहुत सारे ज्यादा केसेस ऐसे। अच्छा जी। अच्छा वकील साहब, ये चूंकि आप फैमिली के मैटर्स को लड़ते हैं, देखते हैं, आप बहुत करीब से आपने ये सब चीजें देखी हैं। आजकल जो है दूसरी शादी का भी बड़ा एक जोर चल रहा है, और दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपके ख्याल में क्या है?
नहीं, अभी दूसरी शादी का ये है कि आप पहली का तो हक अदा करो मुकम्मल तौर पर, और वो कर दिए हाँ कर तो दिया। क्या? तो अब आपको इस्लाम ने इजाजत दिया है, तो कोई वकील उसमें मुदाखलत करके तो कानून का भी कोई मसला नहीं। हाँ, कानून शरीयत लॉ पे आपको चलने की इजाजत देता है। अलबत्ता कानून ने कुछ अमेंडमेंट लाए हुए हैं, जैसे ट्रिपल तलाक के मसाइल वगैरह है। इसके अलावा तो आप अपने मजहब पे चलने के लिए आजाद हो। अच्छा, जी, कभी आपको मौका मिला तो आप करेंगे दूसरी शादी? सोचेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। यानी दूसरी शादी करना सही है आज के जमाने में। आज के लोग बोलते हैं कि महंगाई का दौर है और ऐसा है। नहीं, असल में दूसरी शादी का जो ताल्लुक है वो बंदे की इस्तेदाद पे है। ये नहीं कि करके उनको बदहाली में छोड़ दिया और उनको ऐसा कर दिया उसने कि बस निकाह में तो ले लिया, अब कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। तो फिर यहाँ डिस्प्यूट खड़े होने के चांसेस ज्यादा है और हो ही जाते हैं ऐसे। अच्छा, वकील साहब, आपको ऐसा लगा कि आपकी जो समाज में इज्जत है या जो भी रुतबा है वो आपके इंसान होने पर ज्यादा है, बाअखलाक इंसान होने पर या वकील होने पर? क्या आप वकील है इसलिए आपकी बहुत इज्जत है, या आप एक अच्छे इंसान है इसलिए आपकी इज्जत है? आपको क्या लगता है? नहीं, इसके ताल्लुक से एक ईमानदार वकील है इसके लिए ज्यादा, क्योंकि ईमानदारी ही ताकत है हमारी, तो उससे ज्यादा लोग माइल होते हैं। अच्छे इंसान होने का मसला ये है कि चलो उनके काम आए तो वो इंसान की कीमत होती है, लेकिन एक ईमानदार वकील उनके बहुत काम में आते हैं, तो वो बाकायदा उसका ख्याल रखते हैं और उसका अदब एहतराम भी करते हैं। अच्छा, ये आप केस देखकर फीस तय लेते हैं या फिर सामने वाले की हालत कंडीशन देखकर? नहीं, असल में मेरा इसके ताल्लुक से मानना यह है कि जो आया हुआ है वो परेशान होकर ही मेरे पास आया है। हाँ। तो मैं इस अंदाज की फीस बोलने से बहुत परहेज करता हूँ कि वो और ज्यादा उलझन में पड़ जाए। वो जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो दे दे, उसके खुशदिली के साथ उसको लेना मैं पसंद करता हूँ ऐसे। और ना दे तो भी? हाँ, किसी की इस्तेदाद है। अभी बहुत सारे मेरे ऑफिस पे ऐसे फाइल्स है जो मैं खुद अपने खर्चे से चला रहा हूँ। वो वकील की फीस तो दूर की बात, उनके खर्चे भी बाज दफा मैं उठा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप सातारा में प्रैक्टिस करते हैं। मैं नंबर दे देता हूँ वकील साहब का, देखो स्क्रीन पे आ रहा है। अभी वकील साहब ने खुद कहा है कि वो सामने वाले की इस्तेदाद देख के फीस लेते, तो अच्छी बात है ना। अगर आप सातारा या सातारा जिले में कहीं भी हो तो इन नंबरात पर कांटेक्ट करें। और वकील साहब से तो हम बहुत दिनों से दरखास्त कर रहे हैं कि आपका पूना में भी एक ऑफिस होना चाहिए। तो उस बारे में आपने सोचा है वकील साहब के पूना में भी आपका, चूंकि कोंडवा एक अच्छी आबादी वाला, गंजान आबादी वाला इलाका है, तो यहाँ भी आपने एक दो दिन देना चाहिए, ऐसा कुछ सोचा है आपने यहाँ? हाँ, ऐसा इरादा तो है कि इंशाल्लाह पूना के अंदर एक दो दिन या 3 दिन के लिए प्रैक्टिस शुरू करेंगे और पूना के जो काम है वो उन 3 दिनों में अंजाम देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा इरादा है पूना में भी एक ऑफिस इंशाल्लाह? जी हाँ, सोच तो रहा हूँ, अब दुआ करें इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए। अच्छा, मुझे एक ऐसा केस बता दीजिए आखिरी में कि आप जब भी वो केस का सुनते हैं तो आपको हंसी आ जाती है। तो ऐसा कोई केस आपका आया कि बड़ा फनी सा केस था और वो जो कैरेक्टर था वो भी एक अजीब था, उसने जो क्राइम जो किया या जिस क्राइम में फंसा या फंसाया गया वो भी बड़ा अजीब था? ऐसा एक केस पूना ही का था, उसके अंदर एक बंदा ऐसा था जो बस दोस्ती के चक्कर में, उसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं थी, वो उस क्राइम में शामिल कहीं नहीं था। उसने बस अपनी दोस्ती निभाने के लिए जो क्राइम कर कर आया था, किसी की जान लेकर आया था, वो जा रहा था और ये बेचारा टू व्हीलर से वहीं से गुजर रहा था, उसके दोस्ती में वो था, इसके लिए उसने उसको लिफ्ट दे दी, बैठा दिया अपने साथ और अपने उसके गली में छोड़ दिया। बस ये वजह उसको एक्यूज बनाने के लिए हो गई। तो वो जब भी मैं याद करता हूँ मुझे आज भी हंसी आती है कि जिसका कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ वो अपने बुरी सोहबत की वजह से काफी साल जेल में। आजकल लिफ्ट देना भी बड़ा मुश्किल हो गया है वकील साहब। अभी लोग रास्ते पर ऐसे ऐसे हाथ करते हैं। जी जी। अब वो
अब ये सोचने में मेरे साथ भी होता, आपके साथ भी होता है, कोई लिफ्ट मांगता है तो वो लिफ्ट देना भी मुश्किल है आजकल, पता नहीं कौन हाँ क्राइम के आया है, जी क्या हो जी जी और वो उसको हमने बिठा दिया और बिठा के आगे पुलिस ने पकड़ लिया, मालूम पड़ा कि वो बड़ा मुजरिम है, या फिर उसको पुलिस ढूंढ रही थी, या फिर ऐसा ना हो कि आगे जाके अल्लाह ना करे अपना ही कुछ एक्सीडेंट हो जाए या अपन ही गिर पड़ जाए तो साथ में वो भी अपना चौकीदार हो गया, उसको भी ऐसा ये होता है आजकल के नेकी भी बहुत सोच समझ के करने का दौर आ गया। हाँ बिल्कुल, इस टाइम पे आपको जो भी अपना काम करना है उसको बिल्कुल सोच समझ के और एहतियात के साथ करना होगा, तो ही आप आने वाले मुसीबतों से अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसा अच्छा अच्छा वकील साहब, आपकी चलो अब कुछ पर्सनल सवाल करके इंटरव्यू को खत्म करते हैं। ऐसे आपकी उम्र कितनी है? अभी मैं 42 साल। 42 साल में आपके इतने बाल सफेद हो गए वकील साहब, क्या बात है? कुछ वो जरा केसेस के ज्यादा टेंशन होते हैं। मराठी में इसको केसेस ही बोलते हैं। नहीं नहीं, केस बोलते हैं इसको। ऐसे हाँ तो क्यों इतने फिगर, यानी मतलब ये सफेद हो गए और ऊपर के उड़ गए? हाँ, तो असल में क्या है हमारे पीछे तकाजे ज्यादा है, लोगों की परेशानी है, वो अपना काम दे के इत्मीनान से रहते हैं, चलो हमने वकील हायर किया हुआ है अब वो तो संभाल लेगा। अब वो ईमानदारी से हमको उसको रिजल्ट देना होता है तो उसका सारा टेंशन हमारे ऊपर होता है, तो ये उसके असरात है, ऊपर के बाल चले गए और जो है वो सफेद हो रहे ज्यादा। अच्छा, ये चश्मा भी आपका काफी बड़ा नंबर का है जी तो ये वकालत की पढ़ाई एकदम अचानक आने की, ज्यादा पढ़ने की वजह से हो गई या पहले से ऐसी है? नहीं, असल में ज्यादा वकालत की पढ़ाई का मसला भी इसमें शामिल है, तो वो बहुत ज्यादा पढ़ाई का काम होता है, कुछ केसेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ना ही पढ़ना होता है, सिविल मैटर भी कुछ होते हैं ऐसे, तो फिर वो मौके पे पढ़ने के फिराक में रहते हैं तो नंबर अच्छा, आपके मतलब आपको सच्चे दोस्त मिले जिंदगी में? हाँ बस कुछ कुछ मतलब 2 3 4? हाँ उंगलियों पे गिनने जैसे ही होंगे। अच्छा अच्छा, किसी दोस्त से धोखा मिला कभी? दोस्त से धोखा तो नहीं, लेकिन ये होता है कि जैसे किसी का काम कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा काम निकलने तक के बड़ी बातें बोलता रहता है और वो काम निकल गया तो भूल जाता है, तो उसको धोखा तो नहीं कहेंगे, वो आदमी का एक नेचर है कि काम होने तक के वो काफी बड़ा बोलता है, होने के बाद फिर कुछ याद नहीं रहता है, ऐसा। अच्छा, तो वो तो मतलब आपके जो बचपन के दोस्त है जी वो अभी तक है आपके पास? हाँ, कुछ दोस्त मेरे अभी भी है गांव के अंदर। अच्छा, जी मेल फीमेल? फीमेल का तो ज्यादा मसला है नहीं जो है वो मेल ही है। अच्छा 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 वकील साहब, एक लास्ट सवाल, क्या आप हमारे वीडियोस देखते हैं? बिल्कुल और देखते कब से देखते हैं? काफी अरसे से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी दीन की जेन्युइनली मालूमात आपके वीडियोस से मिलती है और वो काफी रहबरी का भी काम करते हैं। शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, कौन से ज्यादा अच्छे लगते हैं आपको? शॉर्ट वीडियो ज्यादा पसंद आते हैं, अब कोई मसले पे लॉन्ग भी देख लेते हैं ऐसे। अच्छा, जी चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आप हमारे मिफ्ताही स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सारी ऐसी मालूमात जो वाकई में आज के ज़माने के हिसाब से ज़रूरत की थी वो आपने दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और आप जैसे वकील जो सच के लिए और गरीबों के लिए लड़ते हैं और हकदारों तक उनका हक पहुंचाते हैं, ऐसे वकील और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला उम्मत को इनायत करे। और आप से ये भी दरख्वास्त है कि आप आते रहे हमारे स्टूडियो, और ऐसा इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो फिर से दोबारा इंटरव्यू लेंगे। कुछ कमेंट्स ऑडियंस के भी आ जाते हैं कि वकील साहब से ये पूछिए, तो इंशाल्लाह फिर बैठ के उस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप ये इंटरव्यू एडवोकेट जनाब सरफराज सैयद साहब जो कि सातारा से हैं उनका था। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बेटे के निकाह में आए थे, थोड़ा सा वक्त निकाल कर हम यहाँ स्टूडियो में आ गए और उनसे चंद सवालात किए। हम भी कोई इंटरव्यू लेने में बहुत माहिर या पुराने नहीं हैं, हम भी बस समझ लो कि जैसे वकील साहब वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच, कुछ गलतियाँ कुछ हो गई तो आप पॉजिटिव अंदाज में
कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा, अच्छा लगा, और इसमें क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस, क्या बदलाव होना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे लिए दुआ भी करेंगे और हमारा ये जो नया चैनल है अल मिफ्ताही ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब भी जरूर करके रखेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।